पुलिस ने लेडी कांस्टेबल से कहा कि वो जिन लेडी का मर्डर हुआ है उनकी फैमिली को बुलाएं ताकि पूछताछ की जाए। लेडी कांस्टेबल: सर, इस लेडी की फैमिली में और कोई भी नहीं है, बस इसकी सास है एक। इस लेडी का नाम प्रिया है। दरअसल ये एक शहीद जवान की वाइफ है। पता चला है कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, उधर उन्हें पता चला कि उनके पति शहीद हो गए एक वॉर में। तो बस ये तीनों ही रहते थे, प्रिया, उसका बेटा और उसकी सासू माँ। इस बच्चे ने तो कभी अपने पापा को देखा ही नहीं। अच्छा, और सासू माँ जी कितनी देर में आएंगी? बस बुलाया है मैंने, कुछ टाइम में आ जाएंगी। ठीक है, तब तक इस लेडी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। लास्ट किससे कितनी देर तक बात करें? जी ठीक है सर। सिंह की सासू माँ जी आ गई हैं। आइए माता जी, बैठिए। माता जी, आपको क्या लगता है, किसी पर कोई शक है आपको? और आपकी बहू प्रिया कैसी थी वो? दादी: क्या बताए सर, हमारी बहू तो बहुत अच्छी थी और शक तो किसी पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे। मेरा पोता आरव, अब मेरे अलावा कोई नहीं है उसका, मैं कैसे संभालूंगी उसको? दादी जी रोने लगी। माता जी, आप संभालिए अपना। लेडी कांस्टेबल, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है जिसको कुछ फायदा होगा इस मर्डर से। इस लड़की दिव्या के बारे में पता करो, क्या करती है ये, और क्या वाकई ये पहली बार मिली है इन लोगों से ट्रेन में? और ये आरव, कुछ बोला इसने? सर जी, इस बच्चे का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है। एक काम करो, काउंसलर को बुलाओ, वही बात करेंगी सच से। दिव्या: इन सभी लोगों को वापस भेज दिया गया। बस लग रहा था जैसे मेरा ही इम्तिहान चल रहा हो। पुलिस का आना जाना और बच्चे का तो सिर्फ चुप रहना। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था और मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। सर, आपको कितनी देर लगेगी? मैं कब वापस जा सकती हूँ? देखिए मैडम, जब तक साबित नहीं हो जाता कि सब कुछ किसने किया है, शक की सुई सब पर है, आप पर भी, तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। सर देखिए, मेरी जॉब है। आप अपने बॉस से मेरी बात कराइए। आप ज़रा उस बच्चे के बारे में सोचो, कैसा लग रहा होगा उसको। 1 मिनट के लिए लगा जैसे मैं खुद गर्ज हो रही हूँ। सच में मुझे उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जो एकदम अकेला और अनाथ हो गया है। मैंने सोचा उस बच्चे से मिलकर आऊँ। जब मैं गई तो उसकी दादी को देखकर ऐसा लगा जैसे पहले खुश थी और मुझे देखते ही दुखी हो गई। थोड़ा अजीब लगा मुझे, और मेरी आंखें ये देखकर बड़ी हो गई कि वो बच्चा जिसको मैंने इतनी देर तक चुप देखा था, वो दादी से बातचीत कर रहा था, वो भी काफ़ी अच्छे से। एक ऐसे उलझे जाल में फंसी थी जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेडी कांस्टेबल: सर, वो काउंसलर आ गई है। ठीक है, और आपको बुलाओ और भेजो उनके पास। काउंसलर: हेलो बेटा आरव, कैसे हो आप? देखो बेटा, मैं जानती हूँ आप डरे हुए हो, पर आप ना मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। यकीन मानो, वो सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी मम्मी को किसने मारा है? सोचो कितना बेकार, घटिया और बदतमीज इंसान होगा जिसने तुम्हारी प्यारी सी मम्मी को मार दिया और तुमसे अपनी प्यारी सी मम्मी छीन ली। कौन होगा जिसने ये नहीं सोचा कि तुमसे तुम्हारी माँ के दूर जाने पर तुम अनाथ हो जाओगे। वैसे करो, मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, कोई माँ कहलाने लायक भी नहीं थी वो, बेकार कहीं की। क्यों बेटा, आखिर क्या गलती हुई उनसे जो तुम उनके बारे में ये सब कुछ कह रहे हो? पुलिस: क्या बात हुई मैडम, कुछ बताया बच्चे ने? काउंसलर: पूरे सेशन में बस एक बात बोली है उसने, पर वो एक बात बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए सर। और वो क्या?
हम सबको लग रहा था कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, उदास है अपनी माँ के जाने से, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत नफ़रत करता है अपनी मम्मी से और वो बहुत खुश है अभी शायद। कमाल है। पर अपनी माँ से इतना छोटा सा बच्चा आखिर नफ़रत क्यों कर रहा है? लेडी कांस्टेबल, एक काम करो, इनके पड़ोसी से पता करो कि बच्चे और माँ के बीच में कैसा रिश्ता था और थोड़ी पूछताछ करो, इनके आपसी संबंध कैसे थे। पुलिस ने पूरे घर की छानबीन करी पर कुछ नहीं मिला। डस्टबिन, टॉयलेट सब कुछ देखा पर कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेडी कांस्टेबल, सिंह के पड़ोसियों से पता चला है कि उन्होंने कहा इनके घर में बहुत लड़ाइयों की आवाज़ आती थी और सास बहू में अक्सर झगड़ा होता था। इनकी सासू माँ अपनी बहू की बहुत बुराइयां करती थी। अपने पोते को भी कहती थी कि उसकी माँ अच्छी नहीं है। जब से इन सासू माँ यानी आरव के पिता गए, तब से उनकी बहू जॉब करने लगी और घर में थोड़ा कम हाथ बटाने लगी, तो उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आरव भी अपनी माँ से नहीं बल्कि इनसे ज़्यादा करीब हो गया। अच्छा, एक काम करो, दोबारा बुलाओ अम्मा जी को। अम्मा जी, आपकी बहू के साथ आपकी कुछ खास बनती नहीं थी, क्यों? मैंने ठीक कहा ना? बेटा, आजकल कौन से घर में लड़ाई नहीं होती, पर हमारी भले थोड़ी तो में होती थी, पर मेरी बहू मुझे बहुत प्यारी थी। सब संभाल के रखा था उसने आरव के पापा के जाने के बाद। पर फिर आरव अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता था? कभी आपने समझाने की कोशिश नहीं करी उससे? बेटा, अब घर के बड़े तो यही चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, पर अब इसमें कोई क्या कर सकता है। पर हमारा पोता हमको बहुत प्यारा है, आखिर इस घर का इकलौता वंश है वो। लेडी कांस्टेबल, सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके घर में या ट्रेन में कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो बिना प्रूफ के कैसे शक करा जाए? मुझे इन दादी जी पे कुछ डाउट हो रहा है, पर ये ट्रेन में नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी आई है रिपोर्ट, और उससे पता लगता है कि इन लेडी को जहर देकर के मारा गया। दिव्या, लग रहा था जैसे बहुत छानबीन के बाद भी पुलिस कुछ खास क्लू नहीं ढूंढ पा रही थी। माना कि अब मुझ पर बात नहीं थी, मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ इस मर्डर के लिए, फिर भी एक जानने की उत्सुकता थी कि आखिर कौन था जो मार के चला गया, और सबसे बड़ी बात क्यों। पता नहीं क्यों मुझे दादी और आरव को देखकर लग रहा था कि आरव ज़रूर कुछ जानता है। वो दोनों घर जाने लगे। कुछ दूर मैंने उन दोनों को देखा, एक ढाबे के पास जहाँ मैं खाना खा रही थी। मैंने देखा वो दोनों वापस अपने घर जाने लगे और हड़बड़ी में दादी जी से कोई डायरी नीचे गिर गई, जो उन्होंने जल्दबाजी में देखी नहीं। मैं पीछे से उनको देख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर किसने ये सब कुछ किया है, पर आरव और उसकी माँ से मिलकर इतना ज़रूर पता लग गया था कि आरव अपनी माँ की कुछ खास इज्जत नहीं करता था। मैंने डायरी ली और छुप गई, ये देखने के लिए कि उसमें आखिर क्या था। जैसे ही मैंने डायरी देखी, लगा जैसे आरव को इसे पढ़ना चाहिए। वो उसकी माँ की डायरी थी जिनका मर्डर हो गया था, और शायद इस केस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लू था ये। हाय आरव, मैं जानती हूँ तुम्हारी दादी यहाँ नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। देखो प्लीज़ ये डायरी पढ़ो और दादी से छुप कर पढ़ना। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, मत करो, लेकिन ये तुम्हारी मम्मी की डायरी है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एक बार इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं पीछे से देख रही थी। आरव ने वो डायरी पढ़ना शुरू करी। डायरी। प्रिया, मेरे पति का नाम है अशोक। एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी हमारी, मैं, अशोक और उनकी मम्मी। कभी कभी सास बहू वाले झगड़े होते थे, पर फिर भी ज़िंदगी में मेरे पास सब था जो चाहिए था। मैं हमेशा से प्राउड थी क्योंकि मेरे पति आर्मी में थे और हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ थी। फिर हमें पता चला कि हमारी ज़िंदगी में एक नए मेहमान की जगह होने वाली है, एक नन्ही सी जान। हम सब बहुत खुश थे, पर मुझे नहीं पता था कि
वो आएगा और एक खुशी के बदले मेरी दूसरी खुशी मुझसे छीन जाएगी। मेरी पति की आर्मी में ड्यूटी लगी। हम सब उनका घर आने का वेट कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरा लेबर पेन शुरू हुआ। जब आरव ज़िंदगी में आने वाला था, उसी टाइम पता चला कि आरव इस दुनिया में आया और उसके पापा अशोक वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक जंग में शहीद हो गए। इतना प्यार करने वाला और अच्छा पति मिले और उसके बाद तुमसे वो छिन जाए और उसका कारण भी तुम्हें ही माना जाए, इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन मेरे सभी दर्द को मेरा ये बच्चा एक मरहम की तरह से लगाना शुरू किया। इसकी एक स्माइल से मुझे अंदर तक खुशी मिलती थी और इतनी ताकत मिलती थी कि मैं कुछ भी सह सकती हूँ। मेरी सास को लगता था मुझसे शादी करने के बाद उनका बेटा उनसे छीन गया, पर मैं सब कुछ सह रही थी सिर्फ मेरे बेटे के लिए। मैं चाहती हूँ मेरा आरव अपनी पापा की परछाई बने, जो उसके पापा चाहते थे। मैं सब सह लूँगी क्योंकि मेरे पास आरव है। बस वो खुश रहे, यही चाहती हूँ। अपनी सासू माँ के सारे ताने, इन सब की तो मुझे आदत हो गई है, पर कुंडली या फिर किसी की बुरी किस्मत, किसी की मौत की जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है। बस मैं ये जॉब कर रही हूँ ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकूँ। सासू माँ से भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे रिश्ते थोड़े सुधरे, पर कुछ नहीं कह सकती। मैं कई बार उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती जॉब के चक्कर में, पर मुझे मेरा बेटा सबसे प्यारा है। इस वजह से वो मुझसे नाराज़ भी रहने लगा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की। मैं उसको अपनी कोई भी तकलीफ़ नहीं बताऊँगी, बस चाहूँगी हम हमेशा साथ खुश रहें। अपनी जॉब के साथ साथ अपने बच्चे और सासू माँ को भी टाइम दे पाऊँ, इसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आखिर वो भी एक माँ है जिनका बेटा चला गया है। आरव ये सब कुछ पढ़कर सीधा पुलिस के पास गया। दादी, बेटा दिव्या वो कहाँ जा रहा है? आंटी जी कहीं नहीं, आप यहीं रहो, वो आ रहा है। आरव, अंकल ये डायरी ले लो, मेरी मम्मी की है, और मुझे पकड़ लो। मुझे फांसी दे दो अंकल, मैंने ही मम्मी को मारा है। क्या बेटा, आप ये क्या कह रहे हो? आपने मारा है? मैं मेरी दादी की हमेशा से सुनते आया हूँ। उन्होंने कहा मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती, जॉब से मुझे टाइम नहीं देती, बहुत बुरी है। काश मैंने कभी मेरी मम्मी से बात की होती अच्छे से। उन्होंने मुझे एक गोली दी थी, कहा था उनके पानी में डाल दूँ ताकि वो सुबह नहीं उठ पाए। प्लीज़ आप मेरी दादी को मार दो, वरना मैं मार दूंगा उनको। उन्होंने लास्ट में कहा कि जो भी साथ में पैसेंजर बैठे उसके बैग में मैं मम्मी का रुमाल रख दूं ताकि ऐसा लगे कि उसी ने मम्मी को मारा है। ये कहकर आरव दादी को पकड़ने मारने चला गया। पुलिस ने आरव को रोका। दिव्या, मैं पहली बार आरव को ऐसे देख रही थी। उस छोटे से बच्चे ने ना चाहते हुए भी एक बेफालतू की नफरत के चक्कर में खुद को ही अनाथ कर लिया था। आरव बहुत तेज तेज रो रहा था। पुलिस ने दादी को पकड़ लिया और आरव को चाइल्ड जुवेनियल जस्टिस के पास लेकर गए। ये ट्रेन यात्रा वाकई मेरे लिए चौंका देने वाली थी और एक शिक्षा देने वाली थी कि बड़े लोगों की फालतू के अंधविश्वास के चक्कर में एक नासमझ और नादान बच्चे को तकलीफ सहन करनी पड़ी। आरव उस डायरी को सीने से लगाकर बहुत रो रहा था। मेरे पास आया और कहा, थैंक यू दीदी, प्लीज सॉरी, मैंने आपको फंसाने की कोशिश की। मैंने उसे गले लगा लिया। शायद उसको जो सज़ा अब मिलेगी उससे बड़ी सज़ा वो पहले ही भुगत चुका है।